हाँ तो अपन आज पढ़े बहुपद। बहुपद जिसकी घात 2 बहुपद। अब घात जितनी होती है उतने शून्यांक होते हैं। तो इसमें घात 2 है तो शून्यांक भी कितने होंगे? 2 होंगे। अब 2 शून्यांक होंगे, उनके अलग अलग मान नहीं पूछे। इन्होंने कहा है कि उन दोनों शून्यांकों का योग कितना होगा और उनका गुणनफल कितना होगा। तो दोनों शून्यांकों का योग और गुणनफल। पहला जो शून्यांक होता है उसको अपन क्या कहते हैं? अल्फा, और दूसरे वाला को क्या कहते हैं? बीटा। इन दोनों का योग, तो दोनों का योग होता है, उसमें संबंध आपने देखा है गुणांकों से -b बटा a के बराबर होता है। इसी प्रकार से जो गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा, वो किसके बराबर होता है? c बटा a के बराबर होता है। ये दोनों शून्यांकों और गुणांकों में संबंध है। अब ये अल्फा और बीटा ये तो शून्यांक है, a b c क्या है? ये गुणांक है। गुणांक का द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद में तो इसका मानक रूप द्विघात बहुपद का मानक रूप ये होता है। अब ये मानक रूप में है या नहीं पहले पता लगाओ। तो पहले घात 2 होनी चाहिए, फिर घात 1 होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट राशि होनी चाहिए, और उसी के अनुरूप ही ये है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर a का मान है वो कितना है? 1। b का मान कितना है? -6। और c का मान कितना है? 7। बस तो मान रख दो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ये फॉर्मूले के अंदर ही है, समझ में साथ में ही आया हुआ है तो माइनस। अब b का मान रखो, b का मान कितना है? -6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 बटा 1। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 6। यानी कि शून्यांकों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 6। अब शून्यांकों का गुणनफल c बटा 1, तो c का मान कितना? 7 बटा 1, e का मान 1, तो कितना हो गया? 7। अब लास्ट में आपको ये लिखना है, अतः शून्यांकों का योग 6 एवं गुणन कितना हो जाएगा? 7। इस टाइप का एक छोटा सा ये प्रश्न है। अब उसके बाद में यहाँ पर बात आती है अनुपात की तुलना करो और पता लगाओ कि ये रेखिक समीकरण है वो संगत है या असंगत है। तो संगत होगा तो हल होगा और असंगत हल नहीं होगा। हल कब नहीं होगा? जब ग्राफ कैसा हो? समांतर हो। और समांतर के लिए जो अपन ने कंडीशन याद की थी वो ये कंडीशन है, पहला और दूसरा भाग बराबर होता है लेकिन तीसरा भाग है वो बराबर नहीं होता। अब बात हल की आती है तो हल 2 टाइप के होते हैं, या तो अद्वितीय होगा या फिर अनेक हल होंगे। ठीक है। अब अनेक हल कब होगा? जब संपाती होगा। बहुत बढ़िया, संपाती होगा। अद्वितीय कब होगा? जब ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। अब इस प्रश्न को सॉल्व करो, यानी कि a, b और c की वैल्यू रखो। तो यहाँ पर a देखो, ये a पड़ा, ये b और ये क्या हो गया? c। तो 3 बट्टा a1 का मान, a2 का मान कितना है? ये पड़ा 2, फिर b का मान 2, b2 का मान -3। अब इनको अपन यदि सॉल्व करेंगे, अंश और हर में समान संख्या में भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं। तो ये तो है 3 बटा 2 और ये है 2 बटा -3, तो ये भाग बराबर है नहीं। अब जब ये बराबर है ही नहीं तो आपको थर्ड भाग यानी सी वाला लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहले से ही निर्णय हो गया कि ग्राफ है वो कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा तो हल कैसा होगा? अद्वितीय। हल अद्वितीय होगा तो इसका मतलब समीकरण है वो क्या होगा? संगत होगा। तो ये चीज आप उनको लिखनी है। कारण सहित आपको संगत या असंगत लिखना है।
इनके गुणांकों के अनुपात बराबर नहीं है, गुणांकों के अनुपात बराबर नहीं है, इसीलिए ग्राफ है वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा तो हल कैसा होगा, अद्वितीय, और हल होगा इसका मतलब समीकरण है वो क्या है, संगत है। तो लास्ट में लिखना आता है दिए गए समीकरण संगत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर इसने लिखा है सारा अंतर कितना होगा। सारा अंतर कितना होगा, जिसका n पद है वो दिया गया है, तो सारा अंतर अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, d बराबर a2 माइनस a1 से कर सकते हैं। मैन व्यापक फॉर्मूला अपन देखें तो an माइनस 1, हालांकि अपने पहले या दूसरे पदों से काम हो जाएगा। अब पहला पद भी अपन को पता नहीं है, दूसरा पद भी अपन को पता नहीं है, तो पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा है। n का मतलब है पद नंबर, आपको पहला पद चाहिए तो 1 लिख दो, पहला पद आ जाएगा 9 माइनस 5 गुणा n का मान कितना हो गया 1। इसको सॉल्व करो तो पहले जब हल करते हैं तो आप जानते हैं पहले क्या होता है, भाग गुणा जोड़ और बाकी, तो इसमें गुणा पहले हो जाएगा तो कितना आ गया 4 आ गया। a1 का मान यानी पहला पद है वो कितना आ गया 4। अब आपको दूसरा पद चाहिए तो n की जगह 2 लिख दो, 5 गुणा 2 माइनस 10 बराबर कितना आ गया -1। अब अपन को d का मान ज्ञात करना है, पहला पद भी मालूम हो गया और दूसरा पद भी मालूम हो गया, तो d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है -1, यह बड़ा माइनस, यह तो सूत्र के अंदर ही है। a1 का मान कितना है 4, अब दोनों ही माइनस के है तो माइनस का कितना हो जाएगा 5। देखो गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन जोड़ और बाकी करते हैं तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो सारा अंतर है वो कितना आ गया माइनस का 5। ये प्रश्न पूछा, छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न है, आप जल्दी से आराम से कर सकते हो। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बीच की दूरी दी गई है, k का मान ज्ञात करना। तो दूरी ज्ञात करने से संबंधित सूत्र आप जानते हैं, b बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना है, आप 1 2 आपस में चेंज कर सकते हो, ये 2-3 बार आपको बोल चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर कौन बैठा है स्क्वायर बैठा है, इसीलिए क्रम चेंज होगा तो भी कोई गलती होने की संभावना नहीं है। इसीलिए आप भले ही इसको 1 मानो, भले ही इसको 1 मानो, इसको 1 मानते हो तो इसको 2 मान लो, इसको 1 मानते हो तो इसको 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मान रखो तो d का मान, यानी ये दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। जब इन्होंने दूरी दे रखी है तो दूरी दे रखी है तो जिनका मान दिया गया है प्रश्न के अंदर वो मान रख दो। अब यहाँ पर x2 का मान, अब इसको 2 मान लेते हैं, जिनकी इच्छा है जो इच्छा है वो आगे रख दो, माइनस कितना है 3 इसका स्क्वायर प्लस y1, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। मैंने कहा ना आप किसी को भी 1 मानो किसी को 2 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना अपनी सुविधा के अनुसार 4 माइनस 2 रख दिया स्क्वायर। अब दोनों तरफ अनरूट है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, लेफ्ट साइड का स्क्वायर राइट साइड का भी स्क्वायर, तो दोनों तरफ से अनरूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बराबर। अब अनरूट तो हट जाएगा लेकिन उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर है तो वो सर्वसमय का नंबर सेकंड के आधार पर आप उसको खोल सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 प्लस, अब यहाँ पर 4 में से कितना गया 2, पीछे कितना रहा 2 का फिर स्क्वायर होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण वापस प्राप्त हो गई, यानी कि k के ऊपर कितना मान आ गया, सॉरी घात कितनी आ गई 2, तो इसको अब जी गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 8 इधर ले आओ,
तो के स्क्वायर माइनस 6k। अब देखो यहाँ पर कितना 13, 8 इधर आएगा, 8 इधर माइनस में, इधर सॉरी इधर प्लस में, इधर आती माइनस में हो जाएगा। 13 में से 8 गया, पीछे कितना रहेगा 5, बराबर में क्या हो गया 0। मैं थोड़ा दो स्टेप साथ में ही कर रहा हूँ। 8 इधर प्लस में है, इधर आ गया, तो वो किस में हो जाएगा माइनस में। तो ये प्लस के कितने हो गए 13 और माइनस का 8, 13 में से 8 गया, पीछे कितना रह गया 5। तो इधर लाना और घटाने का काम है, वो दोनों साथ नहीं हो गया। अब देखो इनके गुणनखंड करने के लिए बीच वाले पद को तोड़ना होता है, आपको पता ही है। अब तोड़ेंगे तो कैसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ो जिंदगी भर याद रखें, यानी कि इसमें 2 नियमों का ध्यान रखना। 6 को तोड़ते हो तो जोड़ने पर वापस 6 ही आना चाहिए और गुणा करने पर वापस बाएं पदों के बराबर आना चाहिए। तो बाएं पद इधर तो 5 है और इधर कौन है 1, तो 5 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ 5। तो इस 6 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 5 आना चाहिए और योग करने पर वापस 6 का 6 होना चाहिए। तो इसके लिए आप के स्क्वायर माइनस 5k माइनस 1k प्लस 5 बराबर 0। अब एक बार और दोबारा देख लो, जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और गुणा करेंगे तो 5 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ 5, और ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 5 हो जाएगा। गुणा करने पर 5 आता है और योग करने पर माइनस का 6 आता है। तो ये थोड़ा माइंडली गेम है, इसमें थोड़ी सावधानी से अपन को बीच वाला पद है उसके 2 भाग करने हैं। अब दो के जोड़े बना दो। अब यहाँ पर k कॉमन आ गया तो अंदर रह गया k माइनस 5, इधर से कोई कॉमन आ नहीं रहा है। देखो इसमें 5 का भाग जा रहा है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें k है तो इसमें नहीं है, तो कॉमन कौन हुआ कोई नहीं है, तो कौन है 1 का तो सब में भाग जाता ही है, इसीलिए 1 तो मेहतर समावर्ती सब का होता ही है, तो 1 कॉमन ले लिया k। तो 1 का भाग 5 में कितने बार देगा 5 बार, लेकिन दोनों चिन्ह कैसे हैं अलग अलग है, तो फिर बीच में क्या रहना माइनस, बराबर क्या हो गया 0। अब इसको आगे दोनों फैक्टर सेम आ गए, इसका मतलब पीछे का काम है वो अपना लगभग सही है। इससे ये साबित हो जाता है कि अपन एक सही ट्रैक पर चल रहे हैं। इन दोनों के अंदर सेम फैक्टर बचना चाहिए, तो ये कॉमन ले लो, तो k माइनस 5 कॉमन ले लिया तो इधर से कौन बच गया k बच गया, इधर से कॉमन ले लिया तो कौन बच गया माइनस 1, बराबर क्या हो गया 0। अब देखो ये तो अपन को देगा अल्फा और ये क्या देगा बीटा, तो इधर से आप हल करोगे तो k माइनस 5 बराबर 0, तो k बराबर वो इधर भेज दो माइनस में, तो इधर आते क्या हो जाएगा प्लस में। तो ये कह रहा है कि k का मान क्या होगा, तो k का मान कितना होगा 5 सेकंड, इससे भी आएगा मान, तो k माइनस 1 बराबर 0, तो k बराबर 1 को इधर भेज दो, तो इसका मतलब k का मान 5 या 1, यानी दोनों विकल्प है। जैसे आपको यहाँ से कहीं जाना है तो आपके पास में बाइक के माध्यम से भी जा सकते हो, तो बाई बस भी आप जा सकते हो, 2 विकल्प होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा है कि k का मान क्या होगा, तो k का मान 5 भी हो सकता है और 5 का मान वो कितना हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये मान ज्ञात करने, तो इसमें दूरी पूछी है, सॉरी दूरी दी हुई है, और इसमें जो लुप्त आंकड़ा है, अब ये कौन है निर्देशांक के अंदर, ये x का मान है, यानी कि भुज का मान पूछा है। किसका मान पूछा है भुज का मान पूछा है। इसमें कोटि दी हुई है, भुज है वो गायब है, तो भुज है वो कौन आ गया अब 5, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी √8। तो दूरी वाला ही फॉर्मूला आपको यूज करना है, और जो जो चीज़ें दी गई है वो आप लिखते जाओ। अब जिनका मान दिया हुआ नहीं है वो हमेशा क्या होना चाहिए अंश में होना चाहिए, अकेला होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये कब होता है कि जब घात कितनी हो 1 हो। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या हो गई कि जिसका मान ज्ञात करना है उसके ऊपर घात कितनी आ गई 2 आ गई। अब घात 2 आई कहाँ से, तो ये तो जो दूरी का जो फॉर्मूला बनाया हुआ है उसके ऊपर क्या था स्क्वायर, तो वो स्क्वायर था तो वो इसको रह गया। अब इसको रह गया तो फिर द्विघात समीकरण बन गया, तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वो कैसा होने लग गया, द्विघात समीकरण के आधार पर अपन को आगे बढ़ना मजबूरी हो जाती है। यदि यहाँ पर घात 1 होती तो फिर पक्षांतर करके आराम से कर लेते, उसमें गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं होती है।
तो ये प्रश्न है 1 नंबर का, लेकिन थोड़ा सा ये नंबर के हिसाब से थोड़ा प्रश्न है वो बड़ा है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा का मान है वो कितना है 1/2। तो ये तो प्रश्न तो वैसे है त्रिकोणमिति का, लेकिन ज़्यादा विशेष बड़ा प्रश्न नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, यहाँ आगे भी जरूरत किसकी है, साइन थीटा की ही जरूरत है, इसीलिए ये प्रश्न कोई ज़्यादा तक की परिभाषा में नहीं आता है। मान लिया कि यहाँ पर प्रश्न तो दिया है साइन का और यहाँ पर सेक लिखा हुआ हो या टेन लिखा हुआ हो, तो फिर अपन को वो चित्र बना करके उनका अंशहरण करण लंबन आधार वो सारी चीज़ें ज्ञात करने के बाद में, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगवाने के बाद में अपन को प्रश्न हल करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर मान साइन का दिया हुआ है और आगे भी जरूरत किसकी है, साइन की जरूरत है, इसलिए सीधा सीधा मान रखना है। अपन को ये पाइथागोरस प्रमेय की जो कोई जरूरत नहीं है, तो मान रख दो सीधा 1/1 - 2/1, ये हो गया मेन बट्टा। अब क्या सर, यहाँ पर जो 1 है इसके तो बट्टा में 1 है ही नहीं, आप क्यों लगा रहे? तो देखेंगे कि यहाँ पर साइन का मान जो अपन रख रहे हैं वो मान है वो किसका है 1/2, यानी कि वो भिन्न में है, तो बाकी वालों को भी किस में रखो, भिन्न में रखो, ताकि कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं हो। गुणा साइन का मान कितना है 1/2। अब साइन के ऊपर यहाँ स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगवा दो, स्क्वायर बट्टा, ये मेन बट्टा हो। अब साइन का मान 1/2। अब आगे सॉल्व करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, जो बराबर का निशान है वो मेन बट्टा के सीध में ही रखना है, इनके आगे मत रख देना, जो आप वैसे जानते हैं। 1/1 - 2/1। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आराम से अंश वाले हैं वो अंश में हल करते रहो, हर वाले हैं वो हर में हल करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है विशेष। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/1 माइनस, अब इसको जब बीच में गुणा या भाग है तो एक ही परिवार माना जाता है, अंश और हर समान संख्या से कटता है तो काट दो, तो 2 का भाग है 1 बार, इसमें 2 का भाग है 2 बार, तो 1/2 बट्टा 1/, मेन बट्टे का ख्याल रखना। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 1/1 में से, यानी कि 1 में से कितना निकालना, 1/2 नहीं आधा निकालना, तो 1 में से आधा निकला तो कितना पीछे कितना रहेगा आधा, बट्टे में भी कितना है 1/2। अब 1/2 का भाग 1/2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो ये कह रहा है कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। तो इस प्रकार से आप आराम से प्रश्न ये कर सकते हो। साइन का मान दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है वो यहाँ रखना है, और आगे काम है वो हल करने की जो प्रक्रिया है। गणित में 2 ही चीज है, एक तो हल और दूसरा कौन है पक्षांतर, ठीक है। तो पहले हो सकता है तो हल करो, नहीं हो तो फिर क्या करना है पक्षांतर। पक्षांतर की समस्या कब आती है, क्यों पक्षांतर किया जाता है, कि जिसका मान ज्ञात करना वो अंश में होना चाहिए, अकेला होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिनका मान ज्ञात करना वो मिक्स ही है, इसलिए किसी को पक्षांतरित करने की जरूरत नहीं है। पक्षांतर करने की नौबत कब आती है, जब कोई x हो या k का मान हो, उसका मान ज्ञात करना, उसके साथ में कोई आंकड़े है तो उसको दूसरे पक्ष में भेजने पड़ते हैं, वही पक्षांतर की प्रक्रिया है। अगली कड़ी में प्रश्न क्या पूछ रहा है, यही हल कर लेते हैं। ये बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त खींच दिया और उसका केंद्र कितना मान लिया, क्या मान लिया O। इसके लिए आपको नाप करके बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा वृत्त बनाने की जरूरत नहीं है, अनुमानित चित्र बना देना जो समझने लायक हो। और लिख दिया किसी वृत्त पर TA और TB क्या है, स्पर्शरेखा है। तो यहाँ पर कोई बाहर बिंदु है जिसका नाम क्या है T। अब यहाँ से स्पर्शरेखा खींची जा रही है, तो ये 2 स्पर्शरेखा खींच दी जाती है, जहाँ पर प्रतिच्छेद स्पर्श करती है उसका नाम क्या हो गया
ए और बी हो गया। अब यह क्या कह रहे हैं, स्पर्शरेखाएं हैं वो परस्पर कितने डिग्री पर जो है 70 डिग्री। तो स्पर्शरेखाएं हैं वो कितने डिग्री कोण बना रही है, 70 डिग्री कोण बना रही है। अब अपन जानते हैं कि स्पर्शरेखा है वो त्रिज्या के साथ में कितना डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का। इधर भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 का। अब ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो इधर वाले भी क्या होंगे, ये 90 90 180 हो गया, तो इधर वाले भी दोनों मिल करके कितना होगा 180। आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। तो यहाँ पर 70 डिग्री है, जिसका मतलब ये कितना डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। इतना तक अपन जान लिया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आनंद पानंद में 110 लिख देते हैं। कोण का नाम क्या है वो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कोण ए ओ बी। तो यहां से पढ़ते हुए कोण की तरफ जाओ, ए से रवाना होना, ओ पर जाना और फिर बी पर, यानी कि इसका मतलब इनके बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा है वो पूछा गया है। तो वो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। डिग्री मात्रक लिखना जरूरी है, आपको ध्यान रखना। इसमें न तो बिंदी लगवानी है न बड़ा पॉइंट लगाना, मीडियम आपको रखना। अब इसके जगह कई बार क्या होता है, नाम ऐसा लिख देते हैं, कोण का नाम ए ओ टी लिख देते हैं, फिर भी बच्चे हैं वो यहाँ पर कितना लिख देते हैं 110। तो नाम पढ़ना जरूरी है, ए ओ टी, यानी कि ए ओ से इसने सीधा सीधा क्या कह दिया, टी कह दिया। तो इसका मतलब हुआ ये केवल मात्र कोण इतना ही पूछा है, तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो 110 का आधा 110 बटा 2, यानी कि कितना डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो इसको समझना जरूरी है। उसके अलावा मान लिया किसने कह दिया ए ओ टी कह दिया, तो मान कितना होगा भाई, यहाँ पर ओ पहले लिखा, टी बाद में लिखा है, सॉरी ए टी ओ, ये तो मैंने सेम सेम लिख दिया, हाँ ए टी ओ, ये आपस में चेंज कर दिया, तो मान कितना होगा। तो देखो ए से रवाना हो जाओ, ए के बाद में इसने सीधा किस में कहा है, टी पर कहा, तो ए से टी आओ और टी से फिर ओ जाने के लिए कहा है। इसका मतलब हुआ है इस कोण की बात कर रहा है। तो टोटल कोण कितना था 70, तो आधा कोण कितना हो जाएगा 35। तो 70 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको कोण का नाम है वो आराम से पढ़ना है, ताकि आप में किसी प्रकार की गलती ना हो। और आमने सामने के कोण है वो कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90 है, कितना हो जाएगा 180। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, उसमें से ये 180 हो गया, जिसका मतलब ये भी पीछे जो दो कोण बचते हैं समूह कोण, इनका भी योग कितना होगा 180 होगा। तो आमने सामने कोणों का जो योग 180 होता है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। अब ये क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना होगा। इस वर्त के अंदर चाहे आपको चाप ज्ञात करना हो, चाहे त्रिज्य खंड ज्ञात करना हो, चाहे कोण ज्ञात करना हो, उससे संबंधित मैंने कई बार आपको सूत्र की स्थापना, सूत्र बनाना आपको सिखाने की कला है वो, सूत्र बनाने की जो कला है वो मैंने सिखाने का प्रयास किया। आज अपन और रिवीजन करते हैं। इसने क्या कहा है, दिया क्या है मिनट, इसका मतलब आपको कंप्यूटेशन किससे करना, मिनट से करना है। किससे करना है, मिनट से करना। और घड़ी के अंदर टोटल जो मिनट होती है वो कितनी होती है 60। अब यदि यहां पर मिनट की जगह क्या होता कोण, यदि कोण होता तो अपन फिर कितना आंकड़ा लेकर के चलते 360। अब यहाँ पर मिनट की जगह यदि घंटे होते हैं, क्या होते हैं घंटे, अपन को पता है कि घड़ी के अंदर टोटल घंटे कितने होंगे 12, है ना। तो अपन को जो चीज दी गई होती है उसी से ही कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे भाई कौन सा आंकड़ा किससे मेल खाता है। अब ऊपर किसको लिखेंगे, जो आपको ज्ञात करना है।
अज्ञात राशि रामबाण फॉर्मूले में कई बार 9th क्लास में अपन जिक्र किया था। अंश में वही लिखा जाएगा जो अपन को ज्ञात करने से संबंधित है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात करना है। तो अपन को सामने कंपटीशन किससे करना? कोण से करना। किससे करना? कोण से। जो दिया गया है वो कहाँ लिखना है? हर में। और जो अज्ञात है उससे संबंधित है वो कहाँ लिखना है? अंश में। रामबाण सूत्र जो आगे कंपटीशन में बहुत फेवरेट रूप से ये चलता है। तो डिग्री अपन को ज्ञात करना है तो डिग्री ऊपर लिख दिया। मिनट आपको दिए हैं, मिनट को हर में लिख दिया। और ये है वो टोटल होता है। 360 डिग्री कोण होता है, उस समय मिनट कितनी होती है? 60 डिग्री 60 मिनट होती है। अब आपको ज्ञात कितने पर करना है? 20 पे करना है तो गुणा 20 कर दो। 20 का भाग गया इसमें एक बार, इसमें 20 का भाग कितने बार जाएगा? 3 बार। फिर 3 का भाग इसमें गया एक बार, इसमें 3 का भाग कितने बार जाएगा? 120 बार। इसका मतलब हुआ कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री का बनेगा। एक बार दोबारा देख लो इस चीज को। ये घड़ी है, इस घड़ी में बहुत सारे आंकड़े होते हैं कि कौन कौन से होते हैं? इसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कोण 360, मिनट 60, घंटे 12। इतनी चीजें हैं। ठीक है। अब इसमें से प्रश्न जो बनता है उसमें एक आंकड़ा आपको दिया हुआ होता है और एक आंकड़ा ज्ञात करना होता है। बहुत सारे आंकड़े, परिधि है, क्षेत्रफल है, कोण है, मिनट है, घंटे, इतने आंकड़े। इसमें से किसको अंश में लिखना है, किसको हर में लिखना है, किसको गुणा में लिखना है, यह तय करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसमें अपन को यह देखना है कि जो चीज आपको दी गई है वो हर में लिख दो। आपको क्या दी गई है? मिनट, तो यहां पर मिनट हर में लिख दो। ये मिनट हर में नहीं लिखनी है, उससे संबंधित कह रहा हूं। आंकड़े तो ये लिख रहे हैं जो फिक्स है, जो पूरी घड़ी में वो चीज होती है, फुल फ्लैश जो चीज है वो। तो सारा आपको हर में लिख देना है। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात क्या करना है? कोण। तो यहां पर भी कोण का आंकड़ा है वो यहां लिख दो। ठीक है। अब जो आपको आंकड़ा दिया गया है मुख्य प्रश्न के अंदर वो गुणा में लिख दो। बस झंझट खत्म। ठीक है। अब इसको जैसे ही अपन ने अभी सोल्व किया था कितना आ गया था? 120 डिग्री। अब इसके विपरीत यहाँ पर मिनट में होकर के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कोण है, डिग्री है, 120 डिग्री है। 20 क्या है? डिग्री है। अब डिग्री है तो फिर सर कोण क्यों पूछेंगे? कोण नहीं पूछेंगे। यहाँ पर क्या पूछ लिया? चाप पूछ लिया, या तिरछे खंड का क्षेत्रफल पूछ लिया, या मिनट पूछ ली। इस टाइप की चीज पूछ सकते हैं। यहाँ जो चीज देंगे वो वही आगे थोड़ी ना पूछेंगे। एक आंकड़ा देंगे तो दूसरा वाला आंकड़ा पूछेंगे। तो आपको क्या दिया गया है? डिग्री दिया गया है। तो आप जो चीज दी गई है वो हर में लिख दो, वो हर में लिख दो। अब आपको क्या पूछा गया है? चाप पूछा गया है। तो चाप पूछा गया है तो चाप से संबंधित कौन है? परिधि। परिधि का जो विशेष छोटा सा हिस्सा होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दो? 2 पाई आर लिख दो। अब यहाँ पर डिग्री कितना दिया हुआ है? 20। तो गुणा कितना हो गया? 20। अब इसको सॉल्व करें। 2 का भाग 1 बार, इसमें 2 का भाग 18 बार, फिर 2 का भाग 1 बार, इसमें 2 का भाग 9 बार। इस प्रकार से आगे आपको हल करना। तो ये प्रश्न इस टाइप के जो है वर्त के अंदर वो सूत्र आपको रटना नहीं, रट करके सीधा सीधा आपको रामबाण फॉर्मूले पर ध्यान रखना है कि जो चीज आपको दी गई है उससे संबंधित आंकड़ा है वो हर में लिख दो, और जो आंकड़ा आपको ज्ञात करना है उससे संबंधित है वो अंश में लिख दो। गुणा जो प्रश्न के अंदर जो मुख्य संख्या दी हुई होती है वो गुणा में लिख दो। आपका प्रश्न सूत्र है वो आराम से बन जाएगा, उत्तर आ जाएगा।
इसी तरह पर कल जैसे चाप से संबंधित फॉर्मूला लिखना है, तो चाप की लंबाई बराबर 360 और 2 पाई r गुणा थीटा। आपको दिया हुआ क्या है, कोण, तो उससे संबंधित जो दिया हुआ है वो हर में लिख दिया। ज्ञात आपको क्या करना है, चाप ज्ञात करना है, तो चाप से संबंधित परिधि है वो अंश में लिख दी, सूत्र बन गया। अब आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ दिया। त्रिज्य खंड का क्या पूछ दिया, क्षेत्रफल, तो बटा 360 गुणा थीटा। कोण दिया हुआ है तो कोण से संबंधित आंकड़ा नीचे लिख दो। अब क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दो, पाई r स्क्वायर। अब मान लिया कि यहाँ पर टी ने दे करके कोण ने दे करके क्या दे दिया आपको, समय मिनट दे दिए, तो फिर यहाँ से कोण हटा दो, यहाँ से कोण हटाएंगे तो यहाँ से भी कोण हटा दो। आपको दिया क्या है, मिनट दिए, तो मिनट दिए तो मिनट का आंकड़ा लिखो। हर के अंदर आपको वही लिखना है जो आपको दिया गया है, उससे संबंधित ही आंकड़ा लिखना, तो सूत्र अपने आप बन जाएगा। अब मान लिया कि आपको क्षेत्रफल दिया है और चाप ज्ञात करना है, तो फिर चाप बराबर दिया क्या है, क्षेत्रफल, चाप आपको ज्ञात करना है और आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, तो यहाँ पर बट्टे में लिख दो पाई r स्क्वायर। चाप ज्ञात करना तो चाप से संबंधित 2 पाई r गुणा क्षेत्रफल दिया हुआ है एरिया, जो भी 20 वर्ग सेंटीमीटर दो या 25 सेंटीमीटर दो, 21 सेंटीमीटर दो हो, यहाँ लिख दो, तो ये सूत्र बन गया। तो रामबाण फॉर्मूले पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इस टाइप के जो प्रश्न है वो आप आराम से कर सकते हैं, वो चाहे मिनट के रूप में हो, कोण के रूप में, क्षेत्रफल के रूप में हो या चाप के रूप में हो, आराम से कर सकते। चलो इसी कड़ी में ये प्रश्न आ गया, तो इसको अपन कैसे हल करेंगे। हाँ, त्रिज्या है वो 4 सेमी है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, दिया क्या है, कोण, क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल बराबर सीधा सीधा ये फॉर्मेट किया, दिया क्या है, कोण, तो कोण यहाँ लिखो, टोटल कोण कितना होता है वो अभी वो आंकड़े लिखे थे वो। पूछा क्या है, क्षेत्रफल, तो जो ज्ञात करना है उससे संबंधित यहाँ लिख दो। अब जो आंकड़ा है थीटा यानी कोण 30 डिग्री, वो गुणा 30 डिग्री, सूत्र बन गया अपने। क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया गया है, कोण तो फुल प्लस कोण कितना डिग्री होता है पूरे चक्कर के अंदर 360 डिग्री होता है, बटन 360 गुणा थीटा। अब यदि यहाँ पर ये कोण दे करके 30 मिनट होती है, क्या होती है 30 मिनट, तो इसको हटा दो 60 मिनट, समझ में आ रही। अब मान लिया कि ये मिनट दे होकर के यहाँ पर क्या दिया हुआ होता है, चाप 30 सेमी, कितना सेमी, 30 सेमी, तो दोनों को हटा दो। तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला ऊपर लिख दो। अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चाप, तो चाप से संबंधित 2 पाई r गुणा l, जो चीज दी हुई है उससे संबंधित हर में लिख दो, और जो ज्ञात करनी है उससे संबंधित अंश में लिख दो, और ये कंपटीशन में हमेशा आपके काम आएगा, और यहाँ पर तो काम आ ही रहा है। बहुलक लिखिए, ये तो बहुत नॉर्मल है, सबसे सीधा है, 10वीं क्लास का सबसे सरल इंसान, सीधा साधा स्टूडेंट है तो वो कौन है, बहुलक। तो इसमें बहुलक कौन होगा, 4, कितनी बार आया, 3 बार आया, कई बार तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 4। कई बार क्या करते हैं, ये यहाँ से लाइन हटा करके क्या कहते, बहुलक की बारंबारता लिखिए, ऐसा प्रश्न बना देते हैं का बहुलक की बारंबारता लिखिए। अपन सीधा सीधा जल्दबाजी में बहुलक 4 लेकर के आ जाते हैं। इसने बहुलक को नहीं पूछा है, बहुलक की बारंबारता कितनी है, नहीं बहुलक कितनी बार आया है, तो वो 3 बार आया, तो अपन को यहाँ जवाब में क्या लिखना है,
3 लिखना। इन चीजों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुलक पूछा है या बहुलक की बारंबारता पूछी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, माध्यक है। माध्यक है सीधा आपको पता ही है, प्रार्थना के अंदर जैसे खड़ा करते हैं आरोही क्रम में, आरोही क्रम में खड़े करो और उसके बीच का जो आंकड़ा है वही अपना माध्यक है होगा। तो अब इसमें सबसे आगे कौन खड़ा रहेगा, छोटू मोटू 17 18 19 20 21 है नहीं, सीधा सीधा कौन है 25 27 और 29। अब इसमें तो कोई वैसे नियम वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में कौन है 20, कौन है 20। और सही नियम इसका क्या है वो आपको वैसे पता ही है कि यदि विषम संख्या है तो एक जोड़ करके 2 का भाग दे दो। यहाँ पर कितने आंकड़े टोटल 1 2 3 4 5 6 ना 7, तो इसका मतलब बीच में कौन होगा 7। अब ऐसे ही याद नहीं रहे तो ध्यान रखना 7 के अंदर किसका भाग देना है 2 का भाग जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 1 जोड़ना है। याद ना आए तो भी भाग नहीं जाएगा तो फिर तो दिमाग में आएगा। हाँ तो 1 जोड़ दो 8/2 यानी कि 4, यानी कि चौथा पद है वो इसका माध्यक होगा। तो ये फिर पहला दूसरा तीसरा और चौथा 4 नंबर पे जो बैठा है वो इसका क्या होगा माध्यक होगा। अब मान लिया कि एक आध कोई आंकड़ा और हो जाता है, जैसे यहाँ पर 30 और हो गया, कितना हो गया 30। अब बीच में कौन होगा, तो इसमें देखो टोटल आंकड़े कितने हो गए 8 हो गए। इसका मतलब 8 में 2 का भाग सीधा सीधा जा रहा है, 8 में 2 का भाग सीधा सीधा जा रहा है, कितना है 4। तो एक चौथा नंबर वाला भी होगा और 5वें नंबर वाला भी होगा। अब आप कल ही पढ़ाया था दोनों उत्तर तो कभी होते नहीं, बहुलक में दोनों हो सकते हैं लेकिन माध्य और माध्य के अंदर दोनों नहीं हो सकते। तो ये दोनों है तो इन दोनों को बुलाओ। तो क्या करोगे 20 प्लस 25 दोनों का योग करके 2 का भाग दे दो, तो ये कितना हो गया 45/2, यानी कि अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 22.5। कितना आ जाएगा 22.5। जब 2 झगड़ते हैं तो दोनों को भी बुलाते हैं, इधर आ जाओ, है ना। तो यहाँ पर भी दोनों को बुलाओ, दोनों को जोड़ो और क्या कर दो आधा कर दो। अपन भी बदमाशी करते तो 2 ही देते। तो वही बात यहाँ पर है, बीच में 1 होता है पद तो वो सीधा सीधा उत्तर हो गया, और यदि बीच में 2 बैठे हैं दोनों को बुला लो। सबको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है पूरी क्लास, ठीक है ना। जो संदिग्ध होता है दोनों को उसी को बुला लो और जोड़ करके 2 का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा माध्यक का। अब इसमें यदि माध्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो माध्य, तो क्या क्या होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सारे आंकड़े जोड़ो और सब भाग दे दो। किसका भाग दोगे, इसमें 7 आंकड़े हैं 7 का भाग दे दो, आराम से हो जाएगा माध्य। यहाँ पर क्या बोल रहा है, शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करो। आइए इनका जो संबंध होता है वो क्या, अभी अपन ने बोला था क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब इसके गुणांक तो कौन है, ये a हो गया, ये b हो गया और ये क्या हो गया c हो गया। तो गुणांक तो हमको पता ही है, अब शून्यांक अपन पता लगा लेंगे। तो अभी जो नियम आपको बताया था, बीच वाले पद को तोड़ो, बाहर वाले पदों का गुणा करते कितना होता है 4, तो इसको भी तोड़ो और कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो 4s² - 2 - 2 प्लस 1। वैसे इसमें सरल समीकरण भी है लेकिन आप गुणनखंड एक ही तरीके से करो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखो 2 का 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 4, और ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और बाहर वाले पदों का गुणा करते हैं तो भी कितना होता है 4 ही होता है। इसका मतलब आपने बीच वाले पद वो है वो आराम से नियमानुसार तोड़ दिया, 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब दोनों को जोड़े बढ़ाओ, इसमें कौन कॉमन आ रहा है 2, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 कॉमन आ गए। एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी, तो यहाँ पर थोड़ा लिखते हुए ध्यान रखना, थोड़ा एस और 5 मिक्स मत कर देना, 45 मत कर देना। तो एस है वो थोड़ा सा मोड़दार लिखना ताकि पता लगेगा एस। इसीलिए ज्यादातर यूज किया जाता है एक्स और वाई काम में लिया जाता है, यहाँ एस काम में ले लिया है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक क्या आ गया एस, अब जो कॉमन लेते हैं उसी का ये अपन भाग देते हैं, तो इसमें भाग कितने बार गया 2 बार। एस कॉमन ले लिया, घात 1 कॉमन ले ली तो 1 अंदर बच जाएगी,
माइनस, ये तो पूरा कॉमन आ गया। तो ये अब यहाँ पर कॉमन कौन है? यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें एस है, इसमें नहीं है, कोई नहीं है। वहाँ पर कौन तैयार है? 1 2 तैयार है। घर में भी कोई कहीं फंक्शन में वगैरह जाते हैं, कोई नहीं है तो दादी जी तो तैयार है कि भाई मैं बैठा हूँ, आप जाओ आराम से। तो यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ही है। अब इसका इसमें भाग दे दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2s, 1 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। लेकिन दोनों चिन्ह क्या है? विपरीत है, तो क्या आ जाएगा? माइनस। अब देखो दोनों के अंदर जो फैक्टर बचे हैं वो एक जैसे बचे हैं, तो इसका मतलब आगे का काम है वो अपना पूरा, सॉरी पीछे का जो काम है वो पूरा पूरा क्या है? सही है। अब इसको कॉमन लेंगे, तो 2s माइनस 1, ये तो आ गया कॉमन। इधर से कौन बच गया? 2s। इधर भी ये कॉमन आ गया, तो पीछे कौन बच गया? माइनस 1। वैसे पीछे नहीं बोला जाता, भाग दिया तो भागफल इतना आया। अब इससे क्या आ जाएगा? इससे क्या आ जाएगा? बीटा। अब अभी जो अपने पता किया था उसके अनुसार पक्षांतरण करो फटाफट। बराबर 0। s बराबर पहले कौन आएगा? गुणा वाला जाता है, माइनस वाला जाता है। तो पक्षांतरण के अंदर जोड़ बाकी वाला पहले जाता है, तो जो 1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 गुणा में इधर आते हैं क्या हो जाएगा? तो अल्फा का मान है वो कितना आ गया? 1/2। और बीटा भी सेम टू सेम ही है, तो बीटा का मान भी कितना आएगा? 1/2। तो ये इनके मान याद रखो, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आती है, तो संबंध की सत्यता की जांच होगी, जो अपन काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न, इस प्रश्न के अंदर क्या है? समीकरण अपन खुद को बनाना है और समीकरण हल करना। तो इससे संबंधित अपन समीकरण आपको बना करके दे देते हैं, हल तो आपको काम करना आता ही है। तो अब 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, तो संख्या बराबर, अब इसमें अंक कितने? 2 अंक हैं, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? x, और दाई का अंक क्या है? y। ये मान लो, ये तो हो गया इकाई और ये हो गया दाई। अब इसका यदि विस्तार रूप लिखते हैं तो आप जानते हैं दाई होता है उसको कितने से गुणा करते हैं? 10 से, और इकाई होता है उसको कितने से गुणा करते हैं? 1 से। तो आपने ये संख्या भी मान ली, कितने अंकों की मानी? 2 अंकों की, और उसका विस्तार रूप भी लिख दिया, जो अपन छोटी क्लास में विस्तार रूप लिखते हैं। इनके अंकों का गुणनफल है वो, अंकों का गुणनफल है वो कितना है? 12 है। तो ये पहला अंक कितना है? x, और दूसरा अंक कितना है? y। इन दोनों का गुणनफल है वो कितना है? 12 है। जब इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक परस्पर बदल देते हैं, संख्या के अंक परस्पर बदल देते हैं, ये इसने कहा है। तो देखो संख्या कौन सी है? ये तो yx, इसके अंदर अपन कितना जोड़ दें? 36 इसमें जोड़ देते हैं तो अंक बदल जाते हैं, यानी कि इकाई वाला है वो दाई की जगह आ जाता है, दाई वाला इकाई की जगह आ जाता है। कैसे? जैसे अपन ने मान लिया कि यहाँ पर 27 है, कितना है? 27, और कुछ संख्या जोड़ दे रहे हैं तो उत्तर कितना आ जाता है? 72। तो जो इकाई वाला है वो कहाँ आ गया? दाई में। दाई के वाला है वो किस में आ गया? इकाई में। इस प्रकार की इसमें घटना ये हो रही है। तो ये आपका क्या बन, एक तो समीकरण बन गया ये, और एक समीकरण बन गया ये। इन दोनों समीकरणों के आधार पर आप x और y का मान ज्ञात करके कर सकते हो। हालांकि इससे संबंधित आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कम है, तो समस्या आती है तो बोल देना। हाँ, इसमें क्या बोला? पदों की संख्या कितनी है, यानी कि n का मान, रोल नंबर ज्ञात करना है। किसका रोल नंबर? लास्ट पद कौन सा है? -32। तो फॉर्मूला लिख लो, लास्ट पद l बराबर a + n - 1 गुणा d। अब l के लिए संकेत लगाओ या tn लगाओ या an, बात एक ही है, ठीक है? पानी पी। अब लास्ट पद कितना है? -32। ए पहला पद कितना है?
10 n पता नहीं, -1 गुणा d, डिफरेंस कितना है, अंतर कितने कितने का है, तो d बराबर a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 10 यानी कि -3। तो यहाँ पर ध्यान रखना माइनस है तो कोष्टक में क्या रखना, बंद रखना, इस चीज का ध्यान रखना। तो -32 बराबर, अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे मान किसका ज्ञात करना अपन को, n का मान ज्ञात करना। तो n के अलावा जितने भी पद है, सॉरी जो अंक है या संख्या है उनको आप दूसरे पक्ष में भेज दो। तो पहले कौन जाता है, जोड़ बाकी वाला पहले जाता है, तो 10 इधर जाएगा, 10 इधर प्लस का है तो इधर आते ही क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर n-1 गुणा -3। तो ये कितना हो गया, माइनस का 42, 10 प्लस का था, इधर आते ही माइनस का हो गया, बराबर n-1 गुणा -3। ये क्या है, गुणा में, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ गुणा में है, इधर आते ही क्या हो जाएगा, भाग में। तो माइनस से माइनस कट गया, इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 1, हाँ 4 का भाग n-1। जब गुणा के रूप में जो आंकड़ा था उस वक्त तो ये भी कोष्टक में बनता, जैसे ही गुणा के रूप में था उसको इधर भेज दिया तो ये फ्री हो गया, तो कोष्टक हटा दिया। अब एक को इधर भेज दो, एक माइनस में, इधर आते क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें पद कितने हैं, 15, पदों की संख्या कितनी है, 15। एक बार दोबारा देख लो, an का फॉर्मूला tn का हो, an का हो या लास्ट पद का हो, एक ही बात है, इसका सेम फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो जो आपको आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़े रख दो, जिनका मान ज्ञात करना है उसके लिए पक्षांतरित करना शुरू कर दो। तो मान किसका ज्ञात करना है, n का ज्ञात करना है। अब कौन है जिसको हटाना है, ये तो है 10, 1 और -3, तो ये तो है गुणा के रूप में और ये क्या है, योग के रूप में। तो जोड़ बाकी वाले पहले जाते हैं, इसलिए सबसे पहले किसको भेजा, 10 को। फिर बारी तो किसकी आती है, माइनस वाले की, -1 की, लेकिन गुणा में कौन बैठा है, -3, इसीलिए कोष्टक में के अंदर है तो कोष्टक हमेशा लास्ट में सॉल्व होता है, ठीक है। तो 3 गुणा में इसको इधर भेज दिया, तो यहाँ गुणा में इधर आते क्या हो जाएगा, भाग में। कुछ बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं कि यहाँ पर माइनस में, इधर आते क्या हो गया, प्लस में। तो इसका मेन रिश्ता क्या था, डी है वो, यानी सारा अंतर है वो इस यहाँ पर कोष्टक के साथ में क्या था, गुणा के रूप में था, तो मेन इसका रिश्ता है वो गुणा है, तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ पर यदि डी प्लस में होता ना तो ये इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, या इधर माइनस में होता है तो इधर प्लस में हो जाता है। गुणा है तो इधर जाते ही भाग होगा, एक रिश्ता चेंज हो गया तो चले, इसमें चेंज नहीं होगा, तो माइनस है वो माइनस ही रहेगा। जबकि बच्चे या गलती थोड़ी कर लेते हैं, जिन्हें प्लस कर लेते हैं। दूसरी बात यदि प्लस कर भी देते हैं, यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस का रह गया, तो लास्ट में उत्तर क्या आएगा, माइनस आएगा। जबकि n को इधर भेज दो तो माइनस का उत्तर कितना आ जाता है, -13। जबकि अपन ने एक नियम पढ़ा था, उसमें क्या था, पदों की संख्या है वो कभी नकारात्मक या पूर्णांक सॉरी भिन्न संख्या के रूप में कभी होती नहीं है। जो पद क्रमांक है वो हमेशा शुद्ध रूप से प्राकृत संख्या ही आती है। n का मान प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगा। यदि आपको माइनस में प्राप्त हो जाता है या बट्टे के रूप में प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब या तो आपकी प्रोसेस गलत है या फिर ये पद है वो इस समांतर श्रेणी का है ही नहीं। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये आ गया थेल्स। फिर पूछा है कितने भी दिख रहे हैं आपको केवल मात्र अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, जो समांतर रेखाएं दी गई है उनको ट्रेस करो। पहले क्या लिखा, DE, तो DE इसको थोड़ा गहरा कर दो। फिर सामने कौन दिया हुआ है, AC, यह दिया हुआ है AC। बस 2 लाइनों पर ही ध्यान दो। अब इस सिरों को मिलाते हुए पैकिंग कर दो। अब आपकी नजर है वो केवल यहाँ पर ही होनी चाहिए बस। तो अब यहाँ लिखना है थेल्स
प्रमेय से। थेल्स ने क्या कहा था कि यदि त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई, तो अन्य दोनों भुजाओं के खंडों का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो ये जो तीसरी भुजा है इसके समांतर किसको खींचा है? डीई को खींचा है। डीई को खींचा है तो इनके खंडों का जो अनुपात है वो सदैव क्या होता है? बराबर होता है। ये थेल्स ने कहा था। तो ये आपको कथन लिख देना है। अर्थात खंड लिखो, इसमें मैन कौन हो गया? बी। तो बी ई, भले इस लाइन में पहले जाओ भले इस लाइन में पहले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी बराबर बी डी बटा डी बटा डी ए। यह हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब उसके बाद अगले वाले में इसने क्या पूछा है? अगले वाले में जो जानकारी दी गई है उसको ट्रेस करवाओ। तो डी एफ, यह पड़ा डी एफ, इसी को ही ट्रेस करो बस। आगे कौन है? ए ई, तो यह पड़ा ए ई। लाइन खींच दे। इन सिरों को मिलाते हुए आप रंग चेंज कैसे? ये त्रिभुज बना दो। अब आपका ध्यान है वो केवल मात्र यही रखो। फिर इसी प्रकार, यानी वही थेल्स पर में इसी प्रकार त्रिभुज का नाम लिख दो। कौन से त्रिभुज में काम कर रहे हो? ए बी ई में, ए बी ई में काम कर रहे हो। थेल्स प्रमेय के अनुसार बोलो बी एफ बटा एफ ई बराबर इधर बी डी बटा डी ए। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को आप देखेंगे तो इसमें एक बात है वो कॉमन है, और वो कौन है? देखो ये और ये दोनों में कॉमन, यानी राइट पक्ष बराबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट भी आपस में क्या हो गए? बराबर। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से बी ई बटा ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई होंगे। ये पढ़ा, ये साबित करने के लिए दिया हुआ। तो आपको थेल्स प्रमेय के आधार पर लिखना है। थेल्स प्रमेय का कथन याद रखना। थेल्स ने क्या कहा था? किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींचे जो अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई, तो अन्य दोनों भुजाओं के खंडों का अनुपात बराबर होता है। ये सीधा समझते हुए कथन लिखना और ये लिखना है आपको संकेतों में। ये पहला समीकरण बन जाएगा। फिर जो दूसरी जानकारी दी गई है उस दूसरी जानकारी के अनुसार दूसरा समीकरण बन जाएगा। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में एक पक्ष जरूर कॉमन होगा। एक पक्ष कॉमन होगा तो दूसरे पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी ये पक्ष यदि बराबर है तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। और यही प्रश्न आपको पूछा गया है। तो ये भले ही 2 नंबर का प्रश्न है, लेकिन पीछे जो कुछ प्रश्न दिए गए उससे तो ये बहुत सिंपल है। इसमें कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, केवल संकेतों में लिखना, थोड़ा लिखने की जो तरीका है वो थोड़ा दिमाग में रखना है तो आराम से ये हो जाएगा। दो बिंदुओं, एक तो 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 4, कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। यानी कि ये वाई अक्ष को क्रॉस कर रहा है। वाई अक्ष को जब क्रॉस करता है उस समय x का मान 0 और y का मान
कोई ना कोई होगा। वाई अक्ष को जब भी क्रॉस करता है उस समय एक्स का मान यानी कि भुज है वो क्या होता है 0 होता है। अब किस अनुपात में यानी कि m1 अनुपात m2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये तो हो गया m1 और ये हो गया m2, इनका मान अपन को ज्ञात करना है। तो सूत्र आप भली भांति जानते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m, तो ये सूत्र होता है। अब y वाला भी होता है, इसमें से कौन सा उपयोग में लेना है आपको, तो यहां देखना है कि आपको ज्यादा जानकारी किसमें है। y तो आपको ऑलरेडी मालूम ही नहीं है, m और m1 और m2 ये भी पता नहीं है, तो दो चीजें अपन को मालूम नहीं है, समीकरण अपने पास में एक ही है। तो ऐसी परिस्थिति में अपन क्या करेंगे, x वाला मान अपन को मालूम है तो फॉर्मूला तो m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, फॉर्मूला y वाला भी है फॉर्मूला x वाला भी। इसमें से आपको कौन सा उपयोग में लेना है, जो अधिकतम जानकारी आपको हो वो ले लो। तो इसमें देखो x का मान है वो ऑलरेडी 0 है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करेंगे ताकि m1 और m2 का मान आ जाए। इस प्रश्न में सॉरी इस सूत्र का अपन उपयोग करेंगे तो y का मान भी पता नहीं है और m1 m2 का मान भी पता नहीं है, दोनों तरफ मान पता नहीं है तो उल्टे फंस जाएंगे, दोनों का मान साथ साथ में ज्ञात होना पॉसिबल नहीं है, तो ये ज्ञात करेंगे। इस सूत्र का उपयोग अपन नहीं करेंगे। हाँ, x का मान कितना है 0। अब तो मान जो है रख दो फटाफट, m1 पता नहीं है, x2 ये बड़ा x2 माइनस 1 प्लस m2 पता नहीं, x1 ये बड़ा x1 कितना है 5 बट्टा m1 प्लस m2, इसको इधर भेज दो, ये भाग में है, इधर आते क्या हो जाएगा गुणा में, और गुणा भी किसके साथ हो रहा है 0 के साथ में, 0 के साथ में होता है वो सब के सब क्या हो जाएंगे 0, इसलिए संगति अपन जैसी करेंगे उसके अनुसार 0 से संगति करेंगे, 0 से गुणा करेंगे तो खुद ही चलेगा, पूरा फैक्टर 0 हो गया। अब माइनस m1 प्लस 5 m2, अब इसको इधर भेज दो, ये माइनस का है, इधर आते ये क्या हो जाएगा प्लस का, m1 बराबर 5 m2। अतः अब लास्ट में उत्तर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि m1 अनुपात m2 बराबर क्या होगा, m1 का मान कितना है 5 अनुपात m2 का मान कितना है 1। ध्यान रखना m1 का मान कहाँ होगा, वो इसके पास में नहीं होगा, वो उसके सामने होगा, और m2 का मान उसके सामने। ध्यान रखना, इस हिसाब से इनका जो अनुपात है वो क्या आ गया 5 अनुपात 1। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि 1 अनुपात 5 लिखेगा या 5 अनुपात 1 लिखेगा, तो ध्यान रखना है m1 तो m1 यहाँ पर पड़ा है तो इसका आंकड़ा है वो यहाँ और इसका आंकड़ा क्रॉस करके लिख। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें क्या लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से दिया है और इसमें सारे सारे विशिष्ट कोण हैं, यानी कि विशिष्ट कोण कौन से हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसकी सारणी अपन को याद है, उसके अनुसार मान लिख दो। तो 4 का मतलब 4 ही है। कोट 45, कोट 45 का मान कितना था 1 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर कर लो, माइनस सेक 60 का मान कितना होता है cos 60 का होता है उसका उल्टा, तो cos का कितना मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस sin 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। मान रख दिया, सारणी से मान ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मिसमैच हो सकता है, सारणी आराम से याद रखना। तो 4 गुणा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस 2 है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बट्टे में तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अंडू है स्क्वायर है तो अंडू हट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 3/4। अब 4 ही प्लस का है 4 ही माइनस का, तो ये तो बैलेंस हो गया, तो लास्ट में क्या बच गया 3/4।
4। एक बार दोबारा देख लो, 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दो। ये मान सारणी से रखने हैं आपको, सारणी याद होनी चाहिए। और जो मान है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो जो भी मान है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो और फिर जो सामान्य गणित की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हल करो। लघुत्तम लो, जोड़ बाकी करो, गुणा भाग करो, जो भी रीति रिवाज है उसके अनुसार करना। तो इसमें तो एक बार मान रखने के बाद में तो कोई ट्रिग्नोमेट्री कोई नियम काम नहीं आ रहे, जो अंकगणित के नियम है वही काम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको करना है। महत्वपूर्ण है कि आपको सारणी से मान याद है या नहीं। हाँ, ये सिद्ध करने से संबंधित प्रोसेस है वो अपन बाद में करेंगे। कुछ सिंपल या शॉर्टकट जो प्रश्न है वो थोड़ा एक बार अपन देख लेते हैं। अब इसमें क्या पूछा है? माध्य। क्या पूछा है? माध्य। तो अपन एक बार थोड़ी थोड़ी चर्चा है वो तीनों में ही कर लेते हैं। एक्स ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करने के लिए कौन सा स्तंभ तैयार करना पड़ेगा? एफ एक्स। ये बड़ा एक्स है, एफ गुणा करते जाओ, कितना हो गया? 20, 8 से 48, कितना हो गया? 87। ठीक है, अब इनका कर दो सिग्मा एफ एक्स, यानी इनका योग कर दो। योग कितना होता है? 20, 60 लगभग मान लिया तो जैसे कितना हो गया? 240 अनुमानित मैंने ऐसे लग दिया। बट्टा एक्स ज्ञात करना और सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, यानी जैसे 240 मान लिया गया। अब इसमें टोटल एफ कितना है वो योग कर लो। 12, 26, 37, 40, तो भाग किसका दे दिया? 40 का। 0 से 0 कट गया। अब इसका इसमें भाग कितने बार गया? 6 बार। तो इसका माध्य क्या आ गया? 6। इस प्रकार से करना है। हालांकि ये मैंने परफेक्ट योग नहीं किया, लेकिन ये प्रोसेस यही है। ठीक है, अब उसके बाद में मान लिया कि आपको ये माध्य की जगह माध्य क्या लिख दिया? माध्य क्या लिख दिया, यानी कि आपको m ज्ञात करना है। m ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, CF। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? CF। अब CF ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4, यहाँ कितना आ जाएगा? 12। टोटल योग करते जाना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 26, यहाँ कितना आ जाएगा? 37, योग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। तो टोटल n का मान बट्टा 2, यानी कि 40 बट्टा 2, यानी कि कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। तो CF के अंदर अपन को यहाँ आगे बढ़ना है। 20 आता ठीक है, नहीं तो 20 से ज्यादा। तो 20 से ज्यादा कौन है? 26। इसको पकड़ लो, ये नोट कर दो, नीचे आंकड़ा हो गया। तो n बराबर क्या आ गया? 7। कुछ बच्चे क्या करते हैं? 20 लिख देते हैं, या जल्दबाजी 26 लिख देते हैं, 14 लिख देते हैं। ध्यान रखना है, उत्तर हमेशा x वाला ही आंकड़ा लिखना है जो ट्रेस होता है। ठीक है, तो m का मान कितना हो गया? और बहुलक पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? बहुलक। ये तो बहुत सबसे सिंपल है, जो ज्यादा बार आया है उसको ले लो। अब इसमें ज्यादा बार कौन है? 14। तो 14 का संबंधित कौन है? 7। तो इसका माध्य का भी कितना आ गया? 7। और बहुलक भी कितना आ गया? 7। और x कितना आ गया? तो x में आपको पता ही है, योग राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो भी आता है पॉइंटों में आता है या 6.5 आता है, जो भी आता है वो आपको लिख देना है। लेकिन ध्यान रखना है, अपना जो उत्तर है वो भाग देते वक्त यदि कोई गलती वगैरह हो जाए तो ध्यान रखना, जो सर्वाधिक बारंबारता होती है उसके इर्द गिर्द ही आंकड़ा आता है। जैसे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितना? 14। तो 14 से संबंधित कौन है? 7। इसका मतलब आपका जो उत्तर है वो 7 के आसपास ही आएगा। 7.25 आ सकता है या 7.25, 6.5 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। कोई दशमलव में गलती हो गई और आपने 65 लिख दिया या 65 लिख दिया तो समझ लेना मेरे कहीं ना कहीं भाग देने में गलती हुई है। हालांकि आप 10वीं क्लास पढ़ रहे होते, इसकी कोई गलती होने की संभावना नहीं है। फिर भी जल्दबाजी में, दबाव की स्थिति में ऐसा कई बार गलती हो जाती है, तो आपको ये भी माइंड में रखना है कि मेरा उत्तर है वो किस क्राइटेरिया के आसपास आ सकता है।
हाँ, ये प्रायिकता से संबंधित है। और लास्ट प्रश्न अपन करेंगे। एक पिगी बैंक, कोई बैंक है, उस बैंक में पैसे हैं 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के? 100। तो 100 सिक्के ये हो गए। 1 रुपए के 50, 2 रुपए के 20, 5 रुपए के 10, कुल मिलाकर के कितने हो गए? इसका मतलब इस बैंक के अंदर कितने सिक्के हैं? 180। तो जब भी अपन प्राइस का ज्ञात करते हैं तो आपको पता है टोटल जो आंकड़ा होता है वो तो हमेशा हर में ही लिखना होता है। जैसे अपन पासा फेंकते हैं 6 होते हैं 6 लिख दो, ताश वगैरह होते हैं 52 लिख दो, और वार की बात आती है रविवार सोमवार मंगलवार तो बटे में 7 लिख दो, ठीक है। सिक्का होता है तो 2 लिख दो। अब ये क्या कह रहा है? 50 पैसे होगा, यानी इस बैंक में से अपन सिक्का निकालेंगे और 50 पैसा होने की संभावना क्या है? तो 50 पैसे के कितने? 100। तो बट्टे में कितना लिख दो? 100। बस नॉर्मल हो गया, पहले के उत्तर हो गए। अब इसी प्रकार से अगले वाला में बट्टे में तो 180 आपको लिखना ही है। अब क्या बोला है? ये ध्यान देना जरूरी है, 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपए के पहले है कितने? 5 रुपए कितने? 10। ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके अलावा कितने? 170। तो मना किया। कई बार क्या कहते हैं बच्चे 5 रुपए का और सीधा 5 रुपए के कितने? 10। तो उत्तर लिख देते हैं 10 बटा 180। अब ये नहीं पढ़ते ही नहीं है जल्दबाजी में, तो नहीं पूछा है तो ये सिक्का हटा दो तो पीछे कितने? 170। तो अपने लिए अनुकूल संभावना कितनी हो? 170। तो 170 बटा 1 रुपये का होगा। अब देखो इसमें नकारात्मक नहीं है, तो 1 रुपये के कितने टोटल? 1 रुपये के 50 है, तो 50 बटा 180। अब अंश और हर में समान संख्या का भाग देना करना हो तो हम नॉर्मल बात जानते ही हैं। तो इस प्रकार से प्रायिकता से संबंधित जो प्रश्न है, हाँ यहाँ पर और नेगेटिव पूछ दिया देखो नहीं, तो 2 रुपये का हटा दो। 2 रुपये के कितने? 2 रुपये के 20 हटा दो तो कितना हो जाएगा? 160 बटा 180। 0 से 0 गया, 2 का भाग गया, 8 भाग 2 का भाग गया, 9 भाग 2। प्रायिकता कितनी आ गई? 8 बटा 9। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न है जिसका आपको जवाब देना है।